नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। थोड़ी देर को सोचिए कि देश के छात्रों का, देश के नौजवानों के अंदर कितना खून उबल रहा होगा। गुजरात के एक होटल का वीडियो वायरल हो रहा है। एक होटल में नौकरी के लिए एप्लीकेशन निकली। सैकड़ों नौजवान एक के ऊपर एक चढ़कर उस होटल के बाहर इकट्ठे हो गए, नौकरी मिल जाए। ये देश में एक अदद नौकरी का हाल बेहाल है। एग्जाम हो, परीक्षा हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो नौकरी की हो, पेपर लीक हो जाते हैं। नीट के मामले में 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश में योगी जी को सपोर्ट करने वाले एनडीए के 2 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया कि इनको पकड़ के पेश करो हमारे सामने। और किसी और चोरी डकैती में नहीं किया है, पेपर लीक के मामले में किया है। दोनों विधायक इतने होशियार हैं, इतने काबिल हैं, इतने योग्य हैं कि वो आराम से पेपर लीक करा दिया करते थे। एक विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है, वो रेलवे के पेपर लीक कराया करते थे। ओपी राजभर जी मंत्री है, पंचायती राज मंत्री, उनका पेपर के मामले में, नौकरी के मामले में वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और सरकार को सपोर्ट करने वाले 2 विधायकों का पेपर लीक के मामले में वारंट जारी हो रहा है। ऐसे ऐसे काबिल विधायक योगी जी को, बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि मुख्तार अंसारी के बेटे भी एनडीए का हिस्सा हैं, यानी योगी सरकार को सपोर्ट करने वाले लोगों में से एक हैं। मैं अभय दुबे जी के साथ रोज बातचीत करता हूं। बहुत शानदार पत्रकार है, एबीपी चैनल पे आप उनको रोज देखते हैं। मैंने उनसे आज जानना चाहा कि महाराष्ट्र में ये क्या हो गया। शेर शिकारी अपना शिकार खुद कर बैठा। मतलब बीजेपी को अपने विधायक, शिंदे को अपने विधायक छुपा के रखने पड़ रहे हैं। मोदी जी दूसरों के विधायकों को उठा लेने का हुनर जानते थे, लेकिन महाराष्ट्र में जब हुकूमत उनकी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के शिंदे के विधायक छुप छुप के होटल में ठहराए जा रहे हैं। कहीं शरद पवार उठा के ना ले जाएं, कहीं उद्धव ना ले जाएं। क्या उल्टी गंगा बहने लगी है। और मैंने पूछा कि हरियाणा में मायावती और अभय चौटाला कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। तमाम बिंदुओं पे हमने बातचीत करी और कहा कि अन्ना आंदोलन चला था, अब वो अन्ना कहाँ है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात नहीं करते, जो राफेल पे बात नहीं करते, जो एक के बाद एक बीजेपी के भ्रष्टाचार के किस्सों पे बातचीत नहीं करते। बहुत रोचक बातचीत है। अभय जी से पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक गाना था, शिकारी अपना शिकार खुद कर बैठे, तो वो गाना महाराष्ट्र में सीन देख के नजर आ रहा है। और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देख देख के कि जिसकी सरकार हो वही अपने विधायक छुपा के रख रहा हो। ये तो पहली बार नजारा आया। क्या मोदी जी का इतना डर भी खत्म हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ही हुकूमत वाली सरकार में अपने ही विधायक छुपा के रखने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हैं और बीजेपी एक के विधायक एक होटल में बंद हैं, शिंदे के एक होटल में हैं कि कहीं शरद पवार कोई गेम ना कर दें, कोई कांग्रेस गेम ना कर दें। यानी जो काम अब तक ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के लिए करते थे, पहली बार बीजेपी डर रही है। अपनी सरकार है तब भी डर रही है। अपने विधायकों को कमरे में बंद कर दिया है, होटल में बंद कर दिया। ये उल्टी गंगा बहना इसी को कहते हैं। क्या भाई जी, ये सीन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी के रहते हुए बीजेपी के विधायकों को उनकी अपनी सरकार में ऐसे बंद करके रखना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? देखिए, जब राजनीतिक वक्त खराब होता है और हवा उल्टी बह रही होती है, तब जो सत्ता में होते हैं वही सबसे ज्यादा अंदेशे के शिकार होते हैं। जो विपक्ष में होता है वो उतना अंदेशे का शिकार नहीं होता, क्योंकि वो तो विपक्ष में मौजूद है। उसके पास दरअसल खोने के लिए कुछ होता नहीं है। यहाँ तो हालत यह है कि अगर विधान परिषद के चुनाव में महायुति ने वैसे नतीजे नहीं निकाले जैसे नतीजों की उससे उम्मीद है, यानी उसके सारे विधायकों ने उसको वोट नहीं दिए और पाला बदल लिया अगर कुछ विधायकों ने या ज्यादा विधायकों ने, तो विधानसभा चुनाव से पहले ही उनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा है, लेकिन इससे पहले ही लगभग तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में इन लोगों की क्या दुर्गति होने वाली है। मेरा तो मानना यह है कि विधानसभा चुनाव जीते या हारें, विधान परिषद चुनाव जीते या हारें, विधानसभा चुनाव में तो इन लोगों का हारना तकरीबन तय है, क्योंकि वक्त इनका खराब चल रहा है और वक्त इनके कामों से इनके खिलाफ है। भारतीय और खासतौर से उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। शिंदे और अजीत पवार तो प्यादे हैं। मैं शिंदे और अजीत पवार की कोई अहमियत नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये एक अल्पकालीन किस्म की राजनीतिक जत्थेबंदियां हैं, जो कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को इनकी जरूरत नहीं रहेगी और जिस दिन जो महायुति का जो है वो चुनावी तर्क समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये संगठन खत्म हो जाएंगे। इनके जो विधायक हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो पार्षद हैं, ये सारे के सारे
या तो शरद पवार के पास चले जाएंगे या उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। अंततः घूम फिरकर इन लोगों का विलय उद्धव ठाकरे और शरद पवार में ही होना है, और कुछ लोग बचेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, और अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये तब बेरोजगार हो जाएंगे। तब दरअसल इन लोग दोनों अपने मूल संगठनों में जाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि मूल संगठन इनको लेने वाले अब नहीं है। अजित पवार के साथ हो सकता है उनको शरद पवार माफी मांग रहे हैं, घुटने टेके वगैरह, तो मान भी जाए क्योंकि आखिरकार उनके पारिवारिक संबंध हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की तो राजनीतिक जीवन की ये तकरीबन अंतिम पारी है। लेकिन एक इकबाल होता है, राजा का इकबाल अगर कभी खराब हो जाए तो प्रजा में बड़ा खराब संदेश चला जाता है। तो राजा का देखिए, इकबाल लोकतंत्र में संजय जी, लोकतंत्र में तो इस प्रकार के परिवर्तन होना, हवा में परिवर्तन होना, वक्त में परिवर्तन होना, ये पल भर की बात होती है। देखिए, मोदी जी 10 साल तक टिक गए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो इतिहास का एक हिस्सा है कि मोदी 10 साल तक टिक गए। कुछ किस्मत ने भी इनका साथ दिया, और कुछ एक ऐसे मुकाम पर इन्होंने भारतीय राजनीति में इनका उभार हुआ था जिस वक्त विपक्ष की साख काफी गिरी हुई थी, कांग्रेस की साख गिरी हुई थी। वो सही कारणों से गिरी हुई थी कि ज्यादा कारणों से गिरी हुई थी, अगर इसको पता लगाना चाहें तो संसद में जो ए राजा का भाषण हुआ है, धवल मुनित्र कड़गम के जो ए राजा का भाषण हुआ है, उसके ऊपर गौर कीजिए। उसमें ए राजा ने पूछा है कि भाई वो विनोद राय कहाँ है, वो जो भ्रष्टाचार के आरोप, वो बड़ी बड़ी रकमें जो बताई जा रही थी इनका करप्शन हुआ है, आज तक उनसे कुछ भी नहीं निकला। ए राजा को उस मामले में जेल जाना पड़ा था, ए राजा जेल में रहे थे लंबे अरसे तक। तो उन्होंने खास तौर से अपना फोकस इसी बात पे किया था कि किस तरह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के साथ में और तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ एक तरह की साजिश रची गई। और वो एक इतनी, मैं संजय जी मैं खुद भी स्वीकार करता हूं, वो एक इस तरह की साजिश थी जिसमें मेरे जैसा आदमी भी जाने अनजाने उसमें भागीदारी कर रहा था, अनजाने में ही भागीदारी कर रहा था। क्योंकि हम लोग तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तो बहुत आंदोलित थे। हम लोगों को लग रहा था कि यही मौका है कि जबकि हम राजनीतिक जीवन की शुचिता को इस वक्त कायम कर सकते हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीवी के ऊपर कांग्रेस की दिन रात धुलाई किया करते थे। तो ये स्थिति थी, यानी हम सब लोग कहीं ना कहीं उस पूरा जो बहाव था, वो जो पूरा प्रवाह था, उस प्रवाह में हम लोग बह रहे थे, ये सोच के कि हम भारतीय लोकतंत्र की बड़ी जबरदस्त सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ नरेंद्र मोदी के उभार में, और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पहली बार बहुमत प्राप्त हुआ, और नरेंद्र मोदी ने उसी से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसी से भारत में किस तरीके से चुनावी लोकतंत्र की आड़ में निरंकुशता कायम की जाए, इसका पूरा शीराजा बनाने का उनको मौका मिला। वो मौका एक बार 2019 से पहले गड़बड़ा सकता था, क्योंकि 2019 से पहले उनकी सरकार की जो आज हालत हुई है, गठजोड़ सरकार बनानी पड़ी है, ये गठजोड़ सरकार बनाने की स्थिति 2019 के चुनाव में ही आ जाती। लेकिन तब तक पुलवामा कांड हो गया, और पुलवामा कांड का चतुराई पूर्वक इस्तेमाल किया, उसकी वजह से इनको न केवल बहुमत मिला बल्कि बहुमत से थोड़ी सी ज्यादा सीटें भी इनको मिल गई। इस तरह इनकी किस्मत ऐसी थी कि ये 2 चुनाव जीत गए। लेकिन जैसे ही वो विशेष परिस्थितियां खत्म हुई, वैसे ही आप देख लीजिए 2024 के चुनाव में इनका क्या हश्र हुआ। दरअसल 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक औकात है। भाजपा आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भाजपा से ही मजबूत भाजपा है, उसका विस्तार भी अधिक हुआ है, और ज्यादा समुदाय, विभिन्न किस्म के समुदायों में उसकी पैठ भी अच्छी बनी है भाजपा की। लेकिन अभी भी ये भाजपा अपनी दम पर देश में बहुमत निकाल पाने लायक नहीं है, और ये न केवल इस चुनाव में साबित हुआ है बल्कि आने वाले चुनावों में भी ये बार बार साबित होने वाला है। अबे जी साहब, आप तो मतलब इस बात को स्वीकार कर ही रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के पीछे पूरी तरह से आरएसएस खड़ा था, संघ खड़ा था, कांग्रेस को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा अभियान, देशव्यापी अभियान खड़ा किया ऐसा गया। लगने लगा, अब तो ऐसा लगने लगा। हाँ, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े राफेल का मुद्दा हो, बाकी मुद्दे हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, अन्ना गायब है। अन्ना की अब आवाज ही नहीं निकलती कि भाई राफेल पे क्या हो गया, देखिए, अन्ना इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या हो गया। अन्ना हजारे की जो राजनीतिक हैसियत है वो कभी भी कुछ नहीं थी। वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा विशेष किस्म का क्षण था जिसमें उनको प्रमुखता प्राप्त हो गई। अन्ना हजारे में केवल 2 खूबियां थी। व्यक्तिगत स्तर की ऊपर वो बेईमान व्यक्ति नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में कई बार भ्रष्टाचार के मसलों के ऊपर कुछ आंदोलनकारी अनशन किए हैं, कुछ आंदोलन
कारी काम किए हैं, इसकी वजह से उनकी एक छवि थी अन्ना हजारे की। और अनशन करने में दूसरी खूबी उनकी ये है कि उनको लंबे लंबे अनशन करने में, भूख हड़ताल करने में उनको महारत हासिल है। उस समय कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, बड़ी गलतियां की। उन बड़ी गलतियों में एक वो बयान भी था जो कि दिया गया था, मनीष तिवारी द्वारा दिया गया बयान। वो कांग्रेस के स्पोक्समैन हुआ करते थे और उन्होंने वो बयान दिया था जो अन्ना हजारे के खिलाफ बयान गया था। उस बयान मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे ही मनीष तिवारी ने वो बयान दिया, एकदम कांग्रेस के खिलाफ एक आग सी भभक पड़ी और फिर अन्ना हजारे सीधे राजघाट की तरफ रवाना हो गए। और फिर टीवी चैनलों को याद है, टीवी चैनलों ने बिल्कुल कई कई घंटे तक अन्ना हजारे के आंदोलन को टीवी पर दिखाया था। इन चीजों से बड़ी जबरदस्त हवा बनी। इसमें कुछ और भी घटनाओं ने भूमिका निभाई, जैसे कि जो जिस लड़की के साथ बस में बलात्कार हुआ और उसको फिर उसमें उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड डाल दी गई, उसको सड़क पे मरता हुआ तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। उस घटना से भी बहुत सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष पैदा हुआ। और फिर जिस तरह उन लोगों आंदोलनकारियों का दमन हुआ, वो सारी बातें कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाती हुई चली गई। इस माहौल को विवेकानंद फाउंडेशन के में बैठे हुए लोगों, जो कि रिटायर्ड अफसर थे, रिटायर्ड आईएएस अफसर थे, जिनके अंदर नृपेंद्र मिश्रा थे, जिनके अंदर अजित डोभाल थे, ये सब दोनों तो बड़ी हस्तियां हैं उसकी, ये सब लोग थे। इन सब लोगों ने बाकायदा, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों अक्सर इन लोगों की मीटिंगें हुआ करती थी। ये मीटिंगें विट्ठल भाई पटेल हाउस में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाती थी। फिर जो इंडिया फॉर करप्शन अरविंद केजरीवाल की संस्था थी, ये एक दूसरा मुकाम थी जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहा था। तीसरा मुकाम थी बाबा रामदेव की संस्था। तो ये तीन बड़े मुकाम थे। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी बाबा रामदेव की संस्था, मेरा मानना है। जब तक रामलीला मैदान में उनका जो फियास्को नहीं हुआ, बाबा रामदेव को स्त्री का वेश बना के वहां से भागना पड़ा, उन्होंने जो अपना डरपोकपना दिखाया वहां पर, तो उसके बाद से उनकी वो भी समझ गए कि हम जन आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते, तो वो व्यापार की दुनिया में चले गए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल की संस्था सबसे छोटी थी। सबसे छोटी संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी। सबसे बड़ी और प्रभावशाली संस्था बाबा रामदेव की थी। उसके बाद दूसरा नंबर वो था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विवेकानंद फाउंडेशन मिल के जो पूरा बंदोबस्त चला रहे थे। तो उसमें सबसे ज्यादा दो व्यक्तियों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ उसका। एक अरविंद केजरीवाल को हुआ, दिल्ली के पैमाने पर उनकी हस्ती उभरी और वो आज एक बड़े नेता हैं। और दूसरा बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा लाभ हुआ नरेंद्र मोदी को। और कांग्रेस की साख उस चक्कर में गिर गई। न केवल कांग्रेस की साख गिरी, इसी के साथ साथ तत्कालीन जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी को अतीत में 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से रोकती थी, उन पार्टियों की भी साख उनकी वजह से गिर गई। और इस जो शून्य पैदा हुआ, उस शून्य में नरेंद्र मोदी की हस्ती जम गई। इसका बहुत ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी को मिला। लेकिन जैसे ही ये सब हवाएं पुरानी हुई, ये बातें पुरानी हुई, जनता की स्मृति से ये सब बातें गई, जैसे लोगों ने कहा कि भाई 10 साल तो आपके हो चुके हैं, अब आप दिखाइए आपका गवर्नेंस का मॉडल क्या है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहीं आ गई, एक गठजोड़ सरकार चलाने वाली पार्टी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में चलाती थी। तब सीटें कुछ कम होती थी, आज बेशक सीटें ज्यादा। बड़ी बात है। और विवेकानंद फाउंडेशन ने तो अभय जी, पता नहीं मुझ जैसे छोटे पत्रकार को भी क्यों बुलाया था। अभी अहमदाबाद में, गुजरात में उनका फंक्शन था और मुझे भी न्योता मिला कि मैं विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यक्रम में भाग लूं। मैं गया नहीं। मुझे क्यों बुलाया गया होगा अभय जी? मतलब इतना बड़ा फाउंडेशन, अजीत डोभाल मुझ जैसे छोटे पत्रकार को बुलाया गया होगा? भाई अजीत डोभाल और विवेकानंद फाउंडेशन का संबंध, इस वक्त अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, अब विवेकानंद फाउंडेशन में दूसरे लोग काम करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि इस प्रकार के संगठन आमतौर पर अपनी छवि एक निष्पक्ष संगठन के तौर पर कायम रखते हैं। इसमें ये अपने विरोधियों को भी बुलाते हैं, अपने आलोचकों को भी बुलाते हैं। देखिए, ये राजनीति करने का एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य है। जब इस तरह के संगठनों के जरिए जो राजनीति की जाती है, वो राजनीति ऐसे नहीं की जाती कि जो बिल्कुल आपके समर्थक हो वो ही आए। उसमें अपना जो नेट है, मतलब यानी अपना जाल जो है, वो बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है। उसमें कुछ न लोग फंसते रहते हैं, निकलते रहते हैं उस जाल में। जो परमानेंटली फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं। इस तरीके ये चीजें इस तरह की नहीं है कि वो हम समर्थक या विरोधी हैं तो हमें बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। हो सकता कि सोशल मीडिया पे कोई बात करने के लिए आप जैसे व्यक्ति को, जो सोशल मीडिया की प्रमुख हस्ती है, विवेकानंद फाउंडेशन यानी दूसरे संगठन भी बुलाना पसंद करें। अगर मान लीजिए विवेकानंद फाउंडेशन को सोशल मीडिया के असर की जांच पड़ताल करने के लिए एक कार्यक्रम बनाना है, या उसके ऊपर कोई वर्कशॉप आयोजित करना है, या कोई सिंपोजियम करना है, तो वो संजय शर्मा को उसमें बुलाएंगे।
इसीलिए बुलाया गया होगा, मैं जाल में फंसा नहीं। हालांकि एनडीटीवी ने भी मुझे बुला के 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं, किया। इसमें जाल में फंसने वाली बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ जब इस तरह के संगठन बुलाएं तो जाना चाहिए। अच्छा, मैं मैं गया नहीं, इसमें मुझे। कोई बुरी बात नहीं मानता। इसमें अच्छा, जाना चाहिए, उनकी कार्रवाइयों में भाग लेना चाहिए और वहां पे हम जो उचित समझते हैं वो सब कहना चाहिए उनके सामने। हाँ, नहीं, बात तो आपकी। इससे उनको भी थोड़ी उलझन होती है, थोड़ी दिक्कत होती है उनको। हाँ, सही बात है, अपनी और बात कहोगे तो होती है। हाँ, मैं तो उस समय मैं भी तो हैरान। हमेशा जाता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे तो उस समय भी हैरानी हुई, एनडीटीवी ने मुझे बुला के मेरे 1 घंटे का कार्यक्रम रखा कि ये जानने के लिए कि 4 पीएम इतना ऊँचाई पे लगातार पिछले 5-6 महीनों से देश में नंबर 1 क्यों है? तो एनडीटीवी ने बुलाया और मैंने कुछ बातें बहुत तीखी बोली, मुझे लगा काट देंगे, लेकिन एनडीटीवी का शुक्रिया, उन्होंने कुछ काटा नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, "आप इतने ऊपर क्यों हैं?" मैंने कहा, "थैंक्स टू योगी जी, अवनीश अवस्थी, उनके तमाम उनके अफसर, एसटीएफ के अमिताभ यश, अगर मुझ पे इतनी कार्रवाई नहीं करते, ये हमले और जाँचें और इनकम टैक्स, ईडीएस हम ना करते तो यहाँ तक आता नहीं।" लेकिन एनडीटीवी ने काटा नहीं, वो चला दिया। खैर, ये बात देखिए सही है। संजय जी, आप इस बात को भूल जाते हैं कि संजय शर्मा एनडीटीवी पे जो बोले, उससे एनडीटीवी को अपनी उस इमेज से छुटकारा पाने का अंशतः मौका मिला जो कि अदानी के खरीदे जाने के बाद और रवीश के एनडीटीवी छोड़े जाने के बाद बनी थी। भाई ये तो सरकार समर्थक चैनल बन गया है। ये पहले सरकार विरोधी चैनल था, आलोचक था, अब ये सपोर्टर चैनल बन गया। तो अब एनडीटीवी चाहता है कि उसकी छवि जी टीवी जैसी ना बने। हाँ, एनडीटीवी चाहता है कि उसकी छवि रजत शर्मा वाले चैनल जैसी ना बने। हाँ, ये बात भी सही एनडीटीवी है। अपनी बेहतर छवि बनाना चाहता है। उसके लिए उसे उसे संजय शर्मा की भी जरूरत पड़ती है, अभय कुमार दुबे की जरूरत भी पड़ती है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जब जाते हैं तो अपनी बात भी कहते हैं उस, और उनका अपना जो मकसद होता है वो भी उससे पूरा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एंगल तो सही होता है। चलिए, महाराष्ट्र हाँ। पे दोबारा लौटता हूँ कि ममता बनर्जी, उद्धव और शिवसेना के बाकी जो उद्धव के टीम के लोग हैं उनसे और शरद पवार से मिलने जा रही हैं। ये कौन सा राजनीति का एंगल है कि ममता जा रही है, वहां उद्धव से मिलेंगी, वहां शरद पवार से मिलेंगी? महाराष्ट्र में ममता जी का क्या काम? नहीं, ममता जी का ये महाराष्ट्र की राजनीति के तहत नहीं हो रहा है। ये ये विपक्षी गठजोड़ की राजनीति के तहत हो रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के ये सब बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता हैं। उद्धव ठाकरे बहुत शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता हैं। शरद पवार का तो कहना ही क्या, वो तो हैं ही, उनके पहले से हैं। और ममता बनर्जी ने जो पहले लोकसभा चुनाव दबदबे के साथ जीता, फिर लोकसभा चुनाव में, पहले विधानसभा चुनाव दबदबे के साथ जीता, फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। तो इस वक्त ममता बनर्जी की छवि जो है बहुत ऊंची है। और जो महुआ मोइत्रा का जो लेक्चर था, लोकसभा में, वो आप देखिए। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था? महुआ मोइत्रा ने कहा था कि हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, अखिलेश यादव के पास एक सॉलिड ब्लॉक है, और डीएमके के पास एक सॉलिड ब्लॉक है, जो महाराष्ट्र के साथी हैं उनके पास एक सॉलिड ब्लॉक है, कांग्रेस के पास एक सॉलिड ब्लॉक है। आप ये, उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा था कि ये कोई छोटा मोटा विपक्ष नहीं है, ये कोई ऐसा बिखरा हुआ विपक्ष नहीं है, हम सब लोग एक हैं। तो जब बंगाल की राजनीति होगी उसमें ममता बनर्जी किसी से समझौता नहीं करेंगी, मुझे अभी भी यकीन है। वो सीन, उनका कहना है कि हम अकेले ही जीत सकते हैं चुनाव। जो भी नेता अकेले चुनाव जीत सकता है वो किसी से समझौता क्यों करेगा? लेकिन लोकसभा की राजनीति में ये सब लोग एकजुट हैं। इस बात को टीएमसी पहले भी बार बार कहती रही है और अभी भी कहती रही है। जब उन्होंने कांग्रेस समझौता करने से इनकार कर दिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर समझौता करके नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। ऐसा उन्होंने बार बार कहा था, उनके प्रवक्ताओं ने बार बार कहा था, और वही सब हुआ भी। देखिए, जहां जहां इन लोगों ने एकता नहीं की, अकेले चुनाव लड़े, वहां कहीं कामयाबी मिली, कहीं कामयाबी नहीं मिली। तो ये तो चुनाव में होता ही है हमेशा, ये तो एक रणनीतिक फैसला होता है। मेरा मानना है कि जब वो महाराष्ट्र के नेताओं, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, उसी के लिए पेशबंदी होगी। और राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण जब दे रहे थे वो विपक्ष के नेता के तौर पे, तो उन्होंने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया, जो कि महुआ मोइत्रा के लेक्चर की ही कड़ी में था। विशेष रूप से उन्होंने रेखांकित किया, या आप कहिए महुआ मोइत्रा का लेक्चर राहुल गांधी के भाषण की कड़ी में था, कि मैं कांग्रेस का सांसद हूं, लेकिन मैं विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहा हूं, कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बोल रहे। अगर दिक्कत अरविंद केजरीवाल को होगी तो वो मेरी दिक्कत है, अगर हेमंत सोरेन को दिक्कत होगी तो वो मेरी दिक्कत है। तो ये भाजपा कल हमेशा सपना देखती रहती है विपक्ष की एकता बिखर जाए। अभी भी उनके प्रवक्ता लगातार यही कहते रहते हैं कि विपक्ष की एकता बहुत कमजोर है, विपक्ष की एकता बहुत, पूरे चुनाव के दौरान भी ये कहते रहे। यही कहा था उन्होंने। जितना भी विपक्ष एक है, जो भी एक है, उसने तो आपको बहुमत से नीचे गिरा दिया। भाई देखो, 63 सीटें कम होना कोई
मामूली बात नहीं होती है। एक ऐसी पार्टी जो 400 सीटों का दावा कर रही हो, अच्छा, और ये 63 सीटें कम हुई हैं, इसलिए 63 सीटें लग रही हैं क्योंकि आप ऐसे इलाकों में कुछ सीटें जीत गए जहां आपका कोई खास पेनिट्रेशन है नहीं उन इलाकों में, वरना तो अपने प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने 77 सीटें हारी हैं। बहुत बड़ी बात थी ये बड़ी पराजय है, और धीरे धीरे इस पराजय का मतलब क्या है, उसका राजनीति पे क्या असर है, किस तरीके से राजनीति इससे बदली है, धीरे धीरे करके स्पष्ट भी होगा। हम सब लोग भी इसको समझेंगे और भाजपा की भी और ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी राजनीति बहुत गर्म है। मायावती ने अभय चौटाला के साथ समझौता किया, और मजेदार बात यह है कि समझौते के टेबल पे आकाश आनंद गए। वो आकाश आनंद वो मायावती के भतीजे, जिनको मायावती ने सीतापुर की, उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, सीतापुर में निकाल दिया था पार्टी से, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बहुत तीखा बोल दिए थे। वो आकाश आनंद ने आज अभय चौटाला के साथ ऐलान किया कि भाई हम मायावती जो बसपा से किस पर लड़ेगी, ये 353 पे लड़ेंगे, और सरकार आएगी तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर कांग्रेस ने भी हरियाणा में पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार जो चली बीजेपी की, उससे सवाल कर रहे हैं। संविधान वहां भी फिर अफेक्टेड तरीके से उठाने की तैयारी है। तो हरियाणा की जो राजनीति चल रही है, मायावती का ये स्टेप और कांग्रेस का देखिए, हरियाणा के मतदाता मंडल के अंदर 21, मेरी जहां तक जानकारी है, 21% दलित मतदाता। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी हम लोग इस बात पे विचार करते थे, हम लोगों ने 4 PM पे भी विचार किया था कि वो 21% दलित मतदाता किधर जाएंगे। भाई, दलित मतदाता केवल उन सीटों पर ही नहीं होते जो कि रिजर्व सीटें हैं, दलित मतदाता तो अनरिजर्व सीटों के ऊपर भी होते हैं। वो हर जगह होते हैं। हरियाणा में दलित मतदाता काफी। तो ऐसे में, और वो दलित मतदाता, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि वो भाजपा के साथ नहीं जाने वाले। इस वक्त सारे देश में दलित मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के साथ जुड़ने का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि ये दलित मतदाता किसी तरीके से कांग्रेस से छीने जाए। पूरे ना छीने जा सके तो आंशिक रूप से छीन लिए जाए। फिर सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सारे के सारे जाट मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के साथ जुड़ने का है। तो भाजपा को ऐसे लोग भी चाहिए जो कि जाट मतदाता कांग्रेस से छीन पाए। अगर जाट सारे कांग्रेस को मिल गए, अगर दलित भी उसके अंदर जुड़ गए, तो फिर क्या हाल होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुसलमान पहले ही से उनके साथ जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अभय चौटाला का और आकाश आनंद का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ का अगर किसी को भी लाभ होगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा। अब वो कितना लाभ हो पाएगा, दलित लोग कितने उनके मायावती के साथ, क्योंकि मायावती की दलितों के बीच में छवि, उत्तर प्रदेश के दलितों में जब छवि अच्छी नहीं है तो फिर वहां छवि कैसे अच्छी होगी हरियाणा के दलितों में। तो मायावती कितने दलितों के वोट अपनी ओर खींच पाएंगे। चौटाला परिवार की जो पार्टियां हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, अभय चौटाला की पार्टी, ये सब पार्टियां कितने जाट वोट अपनी ओर खींच पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितने जाट अपना वोट बर्बाद करने को तैयार हैं, कितने दलित अपना वोट बर्बाद करने को तैयार है। इस तरह पूछिए इस सवाल को, भाई कितने जाट अपना वोट बर्बाद करने को तैयार है, कितने दलित अपना वोट बर्बाद करने को तैयार है। मेरा मानना है कि इनकी संख्या बहुत ही कम होने वाली है। तो यानी हरियाणा में भी चुनाव बड़ा रोचक होगा। विधानसभा का बीजेपी को बिल्कुल लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पराजय के अंदेशों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पराजय के अंदेशों को देख रही है। उसकी सारी पेशबंदी इस तरह की है कि किसी तरीके से वो इस चुनावी पराजय को रोक सके। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है अपनी, तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो नायब सिंह सैनी वैसे तो केवल सैनी बिरादरी को ही सीधे सीधे प्रभावित कर पाते हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने से जो हरियाणा का ओबीसी समुदाय है, जो काफी बड़ा है हरियाणा का ओबीसी समुदाय हर जगह बहुत बड़ा होता है, ओबीसी समुदाय है, उसके वोटों की गोलबंदी करने के लिए भाजपा को एक दलील मिल गई है कि हमने भाई एक ओबीसी को जो है ना, क्यों मनोहर लाल खट्टर ओबीसी नहीं थे, वो पंजाबी बिरादरी की नुमाइंदगी करते थे जो बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा में है। तो वो मनोहर लाल खट्टर के जरिए पंजाबी समुदाय, पंजाबी हिंदू समुदाय और नायब सिंह सैनी के जरिए ओबीसी समुदाय, इन दोनों समुदायों के वोट भाजपा प्राप्त करना चाहती है, और मायावती के जरिए वोट दलितों के काटना चाहती है। अभय चौटाला या दुष्यंत चौटाला जैसे लोगों के जरिए जाटों के वोट काटना चाहती है। ये है पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। ये बात है। प्रियंका गांधी आज उन्होंने कस के मोदी जी पे हमला बोला है, कहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते।
मणिपुर बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अभय जी क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री मणिपुर? एक बार देखा है आके, क्या समस्या क्या है उनको? देखिए, एक तो कभी कभी किसी चीज की जिद भी बन जाती है, विपक्ष इतना कह रहा है तो हम जाएंगे ही नहीं, जिद भी बन जाती है। दूसरे, इन लोगों को ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री के मणिपुर जाने के बावजूद भी वहां की स्थिति में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर ये बिल्कुल ही शुरू में हुआ थे, हाँ, बिल्कुल शुरू में हुआ थे तो बात दूसरी थी। जब इस बात पे हंगामा नहीं हुआ था तब तो किसी बहुत बड़े तोफैल में थे, तो अपने आप को भगवान प्रोजेक्ट करने की योजनाओं में लगे हुए थे कि कैसे अपने आप को ईश्वर बताया जाए। तो वो तब तो ये ख्याल था कि अगले चुनाव में तक तो हम बिल्कुल एकदम भगवान के रूप में अवतरित हो जाएंगे। अब हो गई है गड़बड़। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि इनके वहां जाने के बावजूद भी हालात पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वहां पे नहीं जाते। तो ये जिसे कहते हैं ना, आदमी अपने ही बनाए हुए फंदे में फंस जाता है। और हाँ, वही जितने होता दिन वहां पर नहीं जा रहे हैं उतनी ही बदनामी हो रही है, उतना ही विपक्ष इनके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये तो खुद जो सब भाजपा जो कुछ जिस भाई जो फसल आप बोएंगे वही तो काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि फसल बोएं कुछ और काटें कुछ। बिल्कुल सही है, वही वही हो रहा है। और आज बड़ा दुख लगा, स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और कांग्रेस मजे ले रही है उनसे। कांग्रेस मजे ले रही है, तो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सोच नहीं सकते आप आवे जी। मतलब ट्रोल करा जा रहा है स्मृति ईरानी को। क्या स्मृति ईरानी का फ्यूचर क्या होगा? मुझे लगता है कभी अगर अगर अभी भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में है, अगर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंदर राजनीतिक संभावनाएं देखते हैं, तो हो सकता है कहीं उन्हें उपचुनाव वगैरह लड़ाया जाए। दूसरा ये हो सकता है उसमें राज्यसभा में लाया जाए उनको। भाई उनका दो ही तरीके से उनका पुनर्वास हो सकता है। या तो उन्हें लोकसभा का उपचुनाव लड़ा कर जिताया जाए, उसमें खतरा है दोबारा फिर हार जाने का। और दूसरा हो सकता है कि राज्यसभा में उनको लाया जाए। तो अब क्योंकि स्मृति ईरानी में जो भी उनकी राजनीतिक समस्याएं हों, जो भी उनकी खामियां हों, लेकिन उनमें एक खूबी है स्मृति ईरानी, जो मैं भी इसको मानता हूं, वो बहुत अच्छी वक्ता है। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता है। उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, उसकी तरीके से वो लोगों को थोड़ा नाराज कर लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना अच्छा राजनीतिक वक्ता इस वक्त कोई नहीं है। जो कंगना रनौत चुनी गई है उनसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, उनके अंदर तो कोई राजनीतिक प्रतिभा आज तक नजर नहीं आई। तो लेकिन जो स्मृति ईरानी जैसे एक महिला नेता की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है, तो मैं ये मानता हूं कि निकट भविष्य में या थोड़े दिनों बाद में किसी न किसी तरीके से इनका राजनीतिक पुनर्वास होगा। ओके। और कुछ वीडियो आज वायरल हो रहे हैं। गुजरात में एक होटल में नौकरी के लिए आवेदन निकला, वो वीडियो सुबह से वायरल है। सैकड़ों बेरोजगारों की फौज उस पे टूट पड़ी। तो ये कहा जा रहा है कि ये है गुजरात का विकास का मॉडल। दूसरा, नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 18 जुलाई को होगी। छात्रों में, नौजवानों में बड़ा गुस्सा है, नौकरी को लेके, एजुकेशन को लेके, टेस्ट को लेके, एग्जाम को लेके। इस बीच में एनडीए को, यानी योगी सरकार को, दो विधायक जो सपोर्ट कर रहे हैं, बेदी राम और विपुल दुबे, बड़े चर्चित विधायक हैं और योगी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं। उन दोनों विधायकों के खिलाफ कोर्ट ने आज वारंट जारी कर दिया। और किस मामले में कर दिया कि दोनों पेपर लीक कराने में वांटेड थे। दोनों विधायक इतने मास्टर थे कि वो पेपर लीक कराने के मास्टर थे। रेलवे का पेपर लीक कराया था। ऐसे लोग योगी जी को समर्थन कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे भी एनडीए का हिस्सा हैं। तो इतने काबिल लोगों के साथ योगी जी सरकार चला रहे हैं। क्या छात्रों और नौजवानों के अंदर ये समझ में नहीं आएगा कि बार बार यूपी में पेपर लीक क्यों होते हैं? और वीडियो भी वायरल हुआ था राजभर जी का भी और इन विधायक जी का भी कि पेपर तो मैं जिसमें कहोगे मैं पोस्टिंग करा दूंगा, पेपर दे आना, खाली कॉपी छोड़ आना। देखिए, पेपर लीक जो है वो एक नेशनल स्कैंडल है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार दोनों के हाथ इस नेशनल स्कैंडल में रंगे हुए हैं। मैं मानता हूं केवल, और ये इनका दुर्भाग्य है कि ये स्कैंडल उसी वक्त इसका भंडा फूटना था जब मोदी जी ने शपथ ली, जब एनडीए सरकार ने केंद्र में शपथ ली और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपने एक गृह उद्योग में फंसी हुई है। मतलब दोनों ही सरकारें फंसी हुई हैं। तो ऐसे में इस पेपर लीक स्कैंडल के भंडाफोड़ होने से ये लोग काफी बड़ी समस्या में फंस गए हैं। मैं समझता हूं बेरोजगारी एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम है, जो कि एनडीए सरकार के नीचे के दिल्ली में और लखनऊ में, और भी लखनऊ की बीजेपी सरकार के, ये मोदी जी की कुर्सी के नीचे और आदित्यनाथ जी की कुर्सी के नीचे, दोनों जगह ये बम जो है ना ये टिक टिक कर रहा है। इसमें पेपर लीक का फ्यूज एक और जुड़ गया है। एक तो ये बम अपने आप में पर्याप्त था, बेरोजगारी का बम, और उसके साथ पेपर लीक का फ्यूज और जुड़ गया है, नीट के पेपर लीक का फ्यूज जुड़ गया है। ये बम
ये बम ऐसा है, ये अभी नहीं फटेगा, ये जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तब फटेगा, और 2000 और अगला यूपी विधानसभा चुनाव होगा तब ये बम फटेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एक घटना का राजनीतिक असर कब होगा, है, ये कह नहीं सकते आप। बिल्कुल ठीक बात है, कभी भी हो देर सकता में है। भी होता है काफी। और हरियाणा में अब दिख भी रहा है, अग्निवीर का होना चुनाव में दिख ही जाएगा, अब उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया और हमसे बातचीत करी, आभार। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, कितने बेबाक तरीके से इन्होंने अन्ना आंदोलन के विस्तार की बातचीत समझाई। मुझको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।